Hello students, how are you? Hoping all of you are doing fine. Okay, today we are going to discuss a very important topic of probability, that is Bayes theorem. Generally it has been seen that many students face difficulty in probability itself, but when comes to probability then it is the Bayes theorem which horrified them most. So today we will take a deep session in the Bayes theorem and try to learn it conceptually, that is what actually the Bayes theorem is and how we will apply and how we will see that this is the cushion of the Bayes theorem. एक्चुअली मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को इसमें होती है वो यही होती है कि वो क्वेश्चन को देखकर ये चीज़ फील नहीं कर पाते कि यार ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है क्या, और अगर ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो अब उसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आज का सेशन बेटा पूरा बेस थ्योरम के ऊपर डेडिकेटेड है। जिन जिन बच्चों को बेस थ्योरम की एप्लीकेशन में दिक्कत होती है उन सभी के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है। ओके, देन स्टे ट्यून्ड विद अस और आइए चलिए देखते हैं कि बेस थ्योरम क्या है। चलिए, मैं इस चीज़ का मानता हुआ चल रहा हूं कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी है, इसीलिए हम अब बेस थ्योरम पर आ रहे हैं। तो होप कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते हैं क्या है। याद है ना सभी बच्चों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी हैज ऑकर्ड इज, उसका मतलब क्या होता है कि अगर बी घटना घट चुकी है तो ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें समझना होगा बेस थ्योरम में, लेट अज्यूम कि मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ। इस यूनिवर्सल सेट में मैं दो बेस इवेंट्स बनाता हूँ, या तीन बना लो, चलो तीन इवेंट्स बना लिए। अब आपका मन हो रहा होगा कि ये बेस इवेंट्स क्या चीज़ है सर, आप क्या बोल रहे हो बेस इवेंट्स। ऐसा समझो आपने कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो आप, तो शुरुआत में क्या होगा, टॉस होगा। टॉस में क्या दो ऑप्शंस आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और जो भी टॉस जीतेगा फिर उसके पास चॉइस होगी कि वो बैटिंग लेता है या बॉलिंग लेता है। यानी कि अगर मैं क्रम बाय क्रम इन सीक्वेंस इस ऑर्डर को फॉलो करूं तो फर्स्टली दो कहानियां घटने वाली हैं, दो काम होने वाले हैं, जिसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इन दोनों में से कोई एक घटना घटेगी। तो इसी को कहते हैं बेस इवेंट, हेड आना या टेल आना। क्योंकि हेड आने पर जीता या टेल आने पर जीता, तो एक्चुअली मतलब हमारा मेन पर्पस हेड या टेल आना नहीं था, मेन पर्पस तो आगे था कि भाई उसने आगे जाकर जो बंदा जीता वो जीतना इज एक्चुअली अवर मेन इवेंट, बट दीज आर द बेस इवेंट्स, हारना या जीतना या हेड या टेल, समथिंग लाइक दिस। ये अलग अलग रूपों में दिखाई दे सकता है आपको। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि बेस इवेंट्स का मतलब क्या होता है। बेस इवेंट्स का मतलब होता है बच्चों जो घटना पहले घट रही है। समझ में आई बात। आप आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, ये एक घटना है। अब उसके पीछे की कहानी कुछ और है। अब पीछे की कहानी क्या है, मान लो भाई मैं बहुत मेहनत करके सेलेक्ट हुआ, ये एक इवेंट है। मान लो भाई साहब मैंने तुक्के मारे गैसिंग वर्क किया, उससे मैं सेलेक्ट हुआ, ये दूसरा इवेंट है। मान लो मुझे ऐसा चांस मिल गया कि मैंने कहीं से कुछ कॉपी कर लिया और उससे मैं सेलेक्ट हुआ, ये तीसरा इवेंट है। मतलब बेस की कहानी क्या हुई, बेस की कहानी अलग है। बेस में या तो मुझे आता था, या मेरा गैस वर्क है, या मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो ये बेस इवेंट्स हुए। उसके ऊपर ये तीनों होने के बाद जो भी घटना से आप घट रहा है, या तो आता है, या कॉपी कर रहे हो, या गैस कर रहे हो, या फिर जैसे भी आप कर रहे हो, तो उसके आने के बाद आपका आईआईटी में हो रहा है। तो आईआईटी में होना इज द मेन इवेंट एंड दीज थ्री आर बेस इवेंट्स। तो सबसे पहले तो ये समझना बेटा कि व्हाट इज एक्चुअली द बेस इवेंट एंड व्हाट इज एक्चुअली द मेन इवेंट। वो घटना जो पहले घटी वो मेन इवेंट, बेस इवेंट है, सॉरी। जो बाद में घटेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, वो मेन इवेंट है। तो बेस और मेन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो बेटा आपने एक वर्ड पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस।
तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ पर मैं 3 सेट्स के हिसाब से समझा रहा हूँ, वैसे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 सेट्स लिए A1, A2 एंड A3। तो ये 3 सेट्स इफ A1, A2, A3 आर समथिंग लाइक दिस, कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। समझते हैं आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव है। एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब इनका पूरा यूनियन किया जाए तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाए, यानी इनके अलावा और कुछ ना हो। समझे? ऐसे तो ऐसे ये जो 3 इवेंट्स है, देखो जैसा मैं कह रहा हूं, मैं 3 के लिए समझा रहा हूं, पर आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं n के लिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा 3 के लिए, इसलिए 3 के लिए समझा रहा हूं। तो 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव सेट्स हैं, तो इस तरीके के सेट्स को कहते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पहले तो ये समझो, ठीक है। अब मान लो ये 3 तो हैं बेस इवेंट्स, ये 3 तो हैं बेस इवेंट्स, ये वो घटनाएं हैं जो बेस में घट रही हैं। अब क्या है, इसके बाद एक घटना है, मान लो इसका नाम है Q, इसका नाम है Q, और Q का कुछ भाग A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है, हो सकता है। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ Q, तो प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट A1 में है, तो अगर मैं पार्ट बाय पार्ट ऐड करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा A1 इंटरसेक्शन Q, यानी कि ये पार्ट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन Q, यानी कि ये पार्ट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन Q, यानी कि ये पार्ट। तो इन तीनों पार्ट को ऐड करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, अलग अलग ऐड कर दिए। नाउ फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था वहीं से कनेक्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, टॉपिक को। तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन Q को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जिन बच्चों को याद ना आ रहा हो वो एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरी खोलकर देख लें, वहां से आपको याद आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। बोलिए, समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर मैं इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो समीशन लगाकर लिख सकता हूं, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी AI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q अपॉन AI, वेयर I इज मूविंग फ्रॉम 1 to 3। इन दिस केस अगर जनरलाइज रूप में लिखूं तो n लिख दूंगा, अगर n इवेंट्स हैं तो, ठीक है। एंड दिस इज वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। इसको कहते हैं बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में 2 थ्योरम आती हैं, जिसमें एक होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, TPT। दिस इज आल्सो वन ऑफ द थ्योरम ऑफ बेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको समझना होगा कि मैं जिस इवेंट की बात कर रहा हूं, Q की, वो घटना जो बाद में घटेगी, जिसके लिए आप कंसर्न्ड हो, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये बात समझिए, क्लियर है सभी बालकों को? ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन बेस थ्योरम। कि मेन बेस थ्योरम अब है क्या, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो आपको समझ में आ गया बच्चों। मान लो जैसे मैंने कहा कि भैया हेड आने पर उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, जैसे अपन ने मान लिया कि पीछे 2 इवेंट्स हैं, ठीक है। या फिर अपन वही 3 अपना एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि बेस इवेंट है गैस वर्क, कॉपी, या आइदर यू नो द आंसर। आप पेपर देने गए, 3 पॉसिबिलिटीज थी, या तो आपको आता था सवाल, या आपने गैस किया, या यू कॉपीड। यही 3 घटनाएं हो सकती हैं। ये तो बेस इवेंट्स हुए। फाइनली आउटपुट का इवेंट क्या है कि आपने जवाब दिया। तो प्रोबेबिलिटी दैट यू मेक अ करेक्ट आंसर and you have base 3 events, either you do it by guessing, either you do it by copied, or either you can do it that you know the answer. In all these 3 ways you can put up that your answer finally. तो देखो, सवाल को अगर मैंने ऐसे पूछा होता कि अगर what is the conditional probability कि भाई ये घटना घटी, मतलब आपको आता था और आपके आने के बाद उस घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
मेरी बात को समझिएगा। देखिए इसे थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, जैसे रब कर दूं, इसे लिखा रहने देते हैं, इसका भी आगे यूज आएगा। मान लो यूनिवर्सल सेट में मैं यही 3 बातें दिखाता हूं कि भाई आप एग्जाम देने गए तो आप या तो गैस कर सकते थे, या आप कॉपी कर सकते थे, या फिर आपको आंसर आता था, यू नो द आंसर। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू डिड अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के ऊपर बात हो रही है, तो उस क्वेश्चन को करने की प्रोबेबिलिटी ये है, दैट इज क्वेश्चन मतलब क्यू। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अंडर द कंडीशन जी, इसका मतलब क्या होता है कि इफ अगर आप गैस कर रहे हो तो क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, तो हम कर सकते हैं। मान लो अगर मैं सिंपल सा तरीका भी बताऊं कि अगर आपके पास 1 2 A B C D 4 ऑप्शंस का क्वेश्चन है और एक ऑप्शन सही है, 1 करेक्ट सिंगल करेक्ट का है, तो इसका जवाब क्या होगा? इफ यू डिड द क्वेश्चन करेक्टली, क्यू का मतलब है करेक्टली, इफ यू डिड द क्वेश्चन करेक्टली देन अंडर द कंडीशन कि वो गैस करके किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि गैस में आपको पता तो है नहीं, चारों ऑप्शंस आपके एक जैसे हैं, तो फेवरेबल केस है 1, टोटल केस है 4, 1/4। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये इजी है ना, कर सकते हो। बेस कहां आता है? अब ध्यान से सुनो बच्चों, बेस है उल्टा, इसे कई बार रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। अगर सवाल पूछने वाले ने ये पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड द करेक्ट आंसर, मतलब ये घटना घट चुकी है कि भाई देखो इसमें क्या घटा, इसमें पहले जी मतलब उसने कहा कि उसने गैस वर्क किया, तो क्यू के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने गैस वर्क किया तो क्यू के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मतलब इसका है। लेकिन अभी सवाल क्या पूछ रहा है? अब सवाल पूछ रहा है कि क्यू हो चुका है, मतलब उसने सही सवाल कर दिया है। अब मैं पीछे बैक में जाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने सही सवाल किया है, पर इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो गैस करके किया गया है। बात समझ रहे हैं? हम फ्यूचर में आके पास्ट में पीछे की तरफ प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई वो ताशकंद समझौते में, वहां पर कहा जाता है, उसमें कई कई थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि भाई इंदिरा गांधी का उसमें रोल है, कोई कहता है कि भाई उसमें रशियन एजेंसीज का रोल है, कोई कहता है कि उसमें CIA का रोल है। तो अगर इस सवाल को ऐसे पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री तो मर चुके हैं, मतलब अब हम फ्यूचरिस्टिक हैं, वो घटना घट चुकी है, अब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री तो मर चुके हैं, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें CIA का हाथ है। समझे क्या बात को? इसे 2 तरीके से पूछा जा सकता था। अगर मैं पीछे से आगे की तरफ जाता, अगर मैं यूं कहता कि भाई इसमें CIA का हाथ है, मतलब आई एम कंफर्म दैट इसमें CIA का हाथ है, अगर इसमें CIA का हाथ है तो लाल बहादुर शास्त्री के मरने की प्रोबेबिलिटी, वो चीज अलग है। और अगर मैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से पीछे की तरफ जाग रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री मर चुके हैं, वो घटना घट चुकी है, तो वो घटना अगर घट चुकी है तो उसमें पॉसिबिलिटी 2-3 आ रही थी, या तो ऐसे भी, या फिर ऐसे भी, या फिर ऐसे भी। तो मैंने कहा वो तो मर चुके हैं, पर उनके मरने में इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि वो CIA के हाथ के कारण, उसमें CIA का हाथ है इसलिए मरे, तो CIA के हाथ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्लियरिटी आ रही है? बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम इज एक्चुअली द रिवर्स प्रोसेस। ये घटना है जो घट चुकी है, अब उसके घटने के बाद आप पीछे से उससे संबंध ले रहे हैं। समझ रहे हो? वैसे ही जैसे गैस वर्क, कॉपीड वर्क या नो, तो क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं। अगर आपसे यूं पूछा जा रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे क्या, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो दिस इज क्यू, कि क्वेश्चन घट चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने उसे कॉपी करके करा है? सी अंडर द कंडीशन क्यू हैज ऑकर्ड। देखो उल्टा लिख दिया है मैंने, ऊपर जो था
उसमें पहले जी हुआ था, यानी पहले बेस इवेंट हुआ था और उसके बाद मेन इवेंट हुआ था, यानी एक सीक्वेंस प्रोसेस में चल रहा था। पर अभी उल्टा हो गया। अभी मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं उल्टा जा रहा हूं। पहले क्यू हुआ है, क्यू हो चुका है और सी के होने की प्रोसेस की बात की जा रही है। तो ये है बेस थ्योरम। सबसे पहले तो जब क्वेश्चन उल्टा जाए तब समझो कि वो बेस का क्वेश्चन है। गेटिंग मी? अब समझो इसे अपन कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन क्यू, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, ये तो सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई। अब इसके बाद यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अंडर द कंडीशन सी हैज ऑकर्ड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, देखो यहां पर वैल्यू निकाल रखी है हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, इसको लिख दो समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां पर ए आई मतलब बेस इवेंट्स है, जैसे जी सी के, तो ये तीनों है, समीशन लगा दिया है, एक लिख देता हूं, उसको आप तीनों में लिख देंगे, जी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अंडर द कंडीशन जी हैज ऑकर्ड, समीशन मतलब फिर ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बाई सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बाई के, तीनों का सम लिखेंगे ऐसे। एंड दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर द कंडीशन क्यू हैज ऑकर्ड। ये है बच्चों वो फॉर्मूला जिसे आप बेस थ्योरम के नाम से जानते हो। दिस इज द मेन थ्योरम, ये है आपकी बेस थ्योरम, और यही वो थ्योरम है जो काफी बच्चों को परेशान करती है। परेशान फॉर्मूला नहीं करता, परेशान आपको ये करता है कि आपको ये नहीं समझ में आता क्वेश्चन देख के कि यार बेस का क्वेश्चन है क्या। समझे मेरी बात को? जैसे अभी जो मैं गैस वाला कॉपीड और नो वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ऐसे ही यही एक क्वेश्चन बिल्कुल देता हूं और एकदम उसे समझाता हूं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कि भाई साहब करना क्या है। ठीक है, एक बार तो ये देख लीजिए जो थ्योरी मैंने लिखी है। देन अब एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, स्क्रीन पर ध्यान से देखें, क्वेश्चन पढ़ें। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन वही है जो मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों आपको। इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices, ठीक है, one or more than one correct। हम यहाँ पर वन करेक्ट को लेकर चलते हैं, मोर देन वन करेक्ट के लिए भी किया जा सकता है, वन के लिए हो गया तो मोर देन वन के लिए भी हो जाएगा। आप अभी इसे सिंगल करेक्ट के लिए समझिए। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गैस, देखिए अब यहाँ पर तीनों चीजें दी रखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग वर्क इज 1/3, लिखते जाइए डेटा, इज 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6। Very good. Next, the probability that his answer is correct, given that he copied it, is 1/8. This, देखिए ध्यान से पढ़िए, उसने कहा क्या है कि अगर उसने कॉपी करके किया है तो 1/8 probability that his answer is correct, given that मतलब अगर हमें पता है कि उसने कॉपी करके किया है तो करेक्ट होने की संभावनाएं 1/8 हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट करेक्टली आंसर्ड इट। अब ध्यान से सुनिए, यहां उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये चीज गिवन है कि उसने करेक्टली आंसर किया है, मतलब एक मेन इवेंट गिवन है और पीछे के इवेंट के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। वापस से बढ़िए स्टेटमेंट, find the probability that he knows the answer, find the probability that he knows the answer given that he correctly answered it। समझे? तो जब आगे से पीछे की तरफ का मूवमेंट है तो समझ जाइए बेस लगने वाला है। समझ गए? अब बेस लगने के लिए यहां पर जी सी दिया हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर नहीं दिया हुआ, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, तो 1/3 plus 1/6 1/2, so this is also 1/2। now probability of q under the condition c दिया हुआ है कि कॉपीड किया है तो q के होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अंडर द कंडीशन गैसिंग वर्क, ये अपन ने अभी निकाला था, 1/4 आएगा, उसमें बड़ी बात नहीं थी। अगर गैस करेगा तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ही सही है, तो 1/4। और क्या, एंड ही इफ ही नोज द आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ ही नोज द आंसर। भाई अगर पता है आंसर तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी, फिर तो 1 है, उसमें तो फिर कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अंडर द कंडीशन ही नोज द आंसर, भाई अगर मुझे पता है कि सी है तो भाई सी है, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है, वो तो 1 है, समझ गए। तो अब आपको निकालना क्या है, अब ध्यान से सुनिए उसने क्या कहा। ऑलरेडी क्वेश्चन सही हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसने कॉपीड करके उसे सॉल्व किया है, ये तो पूछा है उसने, दैट ही नोज द आंसर, के कॉपी करके नहीं, उसका क्वेश्चन सही हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसे आंसर पता था, ये पूछा है उससे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपने को ये तो पता चल ही गया है कि बेस का क्वेश्चन है, रिवर्स प्रोसेस का क्वेश्चन है, सीधा सीधा बेस लगाएंगे इस पे। देखिए अब बेस क्या कहती है, अगर बच्चों को बेस थ्योरम याद ना भी रहे ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी याद है तो भी आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है, लिखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन क्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अंडर द कंडीशन के हैज ऑकर्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, एंड यू नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, that is probability of k plus probability of q by k plus probability of c into probability of q by c plus probability of gas g into probability of q by g, this यही तो है पूरी बेस थ्योरम। और अब बस यहाँ वैल्यूज डालनी है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। पी के की वैल्यू आ जाएगी इधर 1/2, q by k की वैल्यू 1 है, तो नीचे भी 1/2 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बाई सी 1/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू अंडर द कंडीशन जी 1/4। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ के अंडर द कंडीशन क्यू हैज ऑकर्ड। ध्यान से देखिए, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा मेन प्रयोजन यहां से क्या है, ये है कि बच्चों आपको ये समझ में आए कि बेस थ्योरम लगाई कैसे जाती है, बेस थ्योरम लगाई कैसे जाती है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेस इवेंट्स को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी एलिमेंट है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए, कई बच्चों को तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए कि कौन कौन सी बेस इवेंट्स में घटनाएं घट रही हैं, फिर उसके बाद मेन इवेंट को पता लगाइए कि मेन इवेंट क्या है। बस ये चीज आपने कर दी तो इसके बाद बस सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी मैं नहीं कहूंगा, चाहे तो आप बड़े आराम से 1 सेकंड के अंदर उसे निकाल भी सकते हैं, याद रखेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और फटाफट से डाल के सारी वैल्यूज लिखिए और आंसर निकाल दीजिए। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि इस सेशन से आपको बेस थ्योरम में थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह कुछ रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।